हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बेसिक्स हैं, वेरी बेसिक्स ऑफ द एलियट वेव प्रिंसिपल, जो कि आपको सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी है अगर आप वेव प्रिंसिपल मार्केट में अप्लाई करना चाहते हैं। और जो वेव प्रिंसिपल है भाई, पूरा मार्केट उसी के बेसिस पे एक्ट कर रहा है, मैं आप लोगों को श्योर बता रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले की वीडियो आप देखिएगा ज़रूर, उसमें जो रियल एप्लीकेशन है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में जो थ्योरेटिकल पार्ट है, यानी कि जो पहली बार इस प्रिंसिपल के बारे में सुन रहा है उसके लिए ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप पहले ये वीडियो देखिए, दैन फिर आप वो वीडियो देखिए जो इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो है, मेरे चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं। पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, दैन फिर आप उस वीडियो को देखिएगा, तो आपको और भी ज़्यादा बेटर तरीके से वो वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एलियट वेव प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी भी चीज़ को अभी नॉर्मल डेफिनेशन में बताता हूँ मैं, अगर ऊपर जाना है तो वो 5 स्टेप्स में ऊपर जाएगी। ठीक है, जिसमें जो वेव 1 है वो ऊपर की तरफ होगी, यानी कि विद ट्रेंड होगी, उसका जो मूव होगा वो ट्रेंड की तरफ होगा, यानी अगर ट्रेंड ऊपर है तो ऊपर की तरफ मूव होगा। वेव सेकेंड जो है वो उस सेकेंड वेव जो है वो फर्स्ट वेव को रिट्रेस करेगी। ओके, बट फर्स्ट वेव को वो 100% रिट्रेस नहीं करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि जो वेव 1 है और जो वेव 3 है और जो वेव 5 है, ये ट्रेंड के साथ वाले मूव होते हैं, ट्रेंड के डायरेक्शन में ये मूव होते हैं। और जो सेकेंड वेव है और जो फोर्थ वेव है, ये काउंटर ट्रेंड मूव होते हैं। ओके, सो 1, 3 एंड 5 आर द लाइक ट्रेंड मूव। ओके, लाइक दैट दे मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। और जो सेकेंड वेव होती है और जो फोर्थ वेव होती है, ये अगेंस्ट द ट्रेंड, काउंटर ट्रेंड मूव्स होते हैं। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों को समझने ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो रूल नंबर 1 ये है कि अगर वेव 1 फॉर्म हो रही है तो उसके बाद जो वेव 2 फॉर्म हो रही है वो कभी भी उसको 100% रिट्रेस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये पहला रूल है। 99% भी रिट्रेस कर सकती है, ऐसे अगर इसको करना है तो 99% भी रिट्रेस कर सकती है, बट 100% रिट्रेस नहीं करेगी। ठीक है, जैसे अगर कभी मार्केट को ऊपर जाना होगा तो वो ऐसे भी जा सकता है, इस तरीके से। इसकी डिग्री मैं कम कर देता हूँ। तो ये जो मार्केट को अगर उसको जाना होगा ना ऊपर, तो वो ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, ऐसे, एक सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देन दिस इज़ फोर्थ, दिस इज़ फिफ्थ। यानी कि पहली जो वेव है वो 99% ऑलमोस्ट 90% रिट्रेस कर रही है, सेकेंड वेव। ठीक है, अब उसकी जो थर्ड वेव है, वो जो उसकी जो इंटरनल वेव्स हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 कर रही हैं, और फिर इसके बाद ही इसकी जो ब्रैकेट डिग्री है थर्ड वेव की वो कंप्लीट हुई, उसके बाद फिर ये फोर्थ वेव कंप्लीट हुई। तो अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड मैं अभी करता नहीं हूँ, सिंपल रखता हूँ पहले चीज़ों को। तो जो सेकेंड वेव है वो 100% रिट्रेस नहीं होनी चाहिए वेव 1 के। अगर वो 100% रिट्रेस हो जा रही है, इसका मतलब है कि कुछ और मूव कर रहा है मार्केट, वो 1, 2, 3 नहीं है, वो कोई दूसरा पैटर्न है, वो ABC हो सकता है, वो कुछ दूसरा पैटर्न हो सकता है। ठीक है, तो सेकेंड वेव नेवर रिट्रेस द वेव 1, 100% ऑफ द वेव 1, ये पहला रूल है। ठीक है, सेकेंड रूल ये है, जो थर्ड वेव है वो कभी भी शॉर्टेस्ट नहीं होनी चाहिए। ये सेकेंड और लास्ट रूल है इस 1, 2, 3, 4, 5 को काउंट करने का। ठीक है, तो जो अगर ये सेकेंड वेव कुछ इस तरीके से हो जा रही है, मान लीजिए कि ये शॉर्टेस्ट हो गई, ये ऐसी कुछ हो गई, ये शॉर्टेस्ट हो गई ऐसे, यानी कि वेव 1 जो है वो ये ऐसे बना देता हूँ मैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि वेव 1 तो बड़ी है, वेव 3 से दिख रही है आप लोगों को, लेकिन जो वेव 5 है वो भी वेव 3 से बड़ी हो गई है, तो ये गलत काउंट है एक। यानी कि थर्ड वेव, ये रूल कभी भी अप्लाइड नहीं हो सकता कि जो थर्ड वेव है वो छोटी हो जाए। थर्ड वेव कैन नॉट बी द शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो अभी दो ही रूल है 1, 2, 3, 4, 5 को काउंट करने का। पहला रूल है कि सेकेंड वेव जो है वो 100% रिट्रेस नहीं करनी चाहिए वेव 1 का, और जो सेकेंड रूल है वो है कि जो थर्ड वेव है वो शॉर्टेस्ट नहीं होनी चाहिए। क्या इक्वल हो सकती है? हाँ, इक्वल हो सकती है, पर शॉर्टेस्ट नहीं होनी चाहिए। अभी अगर मैं आप लोगों को निफ्टी का एक दिखाऊंगा, तो निफ्टी में यही हुआ है कि जो थर्ड वेव है, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ एक सेकेंड के लिए, मैं ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची टूल यूज़ कर रहा हूँ।
सेकेंड वेव को मैंने लगाया है, ये देखिए ये सेकेंड वेव के बॉटम पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। तो जो ये जो थर्ड वेव ये जो क्लोज हो रही है ये इक्वल है, ठीक है, अभी भी ये इससे शॉर्ट नहीं है। अगर ये इससे शॉर्ट हो जाती, मान लीजिए जो सेकेंड वेव है वो यहीं पे, ये जो वेव है ये यहाँ कहीं पे ख़त्म हो जाती, तो फिर जो फिफ्थ वेव है उसको छोटा होना पड़ता, ठीक है। अदरवाइज अगर फिफ्थ वेव भी बड़ी हो गई तो फिर ये कोई दूसरा पैटर्न है, ये 1 2 3 4 5 नहीं है, जो कि अभी हम यहाँ पे समझ रहे थे, ठीक है। कहाँ गया यार वो जो मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। तो हाँ, एक सेकेंड, सॉरी, ये जो सेशंस है ये मैं डायरेक्टली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें कोई एडिटिंग या मतलब ये सब पोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कुछ बीच में मैं फंबल करता हूँ या फिर कुछ अटकता हूँ या थोड़ा मैं सोचने के लिए थोड़ा टाइम ले लेता हूँ तो आप प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। एटलीस्ट इतना है कि ये नॉलेज यूट्यूब पे जाना चाहिए, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है लोगों के लिए। अगर लोग देखते हैं और समझते हैं उनको एटलीस्ट ये समझ में आएगा कि मार्केट होता क्या है और मार्केट बिहेव किस हिसाब से करता है, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो कि मार्केट में लग रहा है, जिसका नाम है एलिट वेव प्रिंसिपल, ठीक है। तो थर्ड वेव शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती कभी भी, ये सेकेंड रूल है और लास्ट रूल है। अब जो ये जो मूव है जो 1 2 3 4 5, इसको हम कहते हैं मोटिव वेव कहते हैं हम इसको, ठीक है, ओके। और मोटिव वेव जो है वो डायगोनल में कन्वर्ट हो सकती है। तो डायगोनल का रूल ये होता है कि डायगोनल में फोर्थ वेव जो है वो वेव 1 की टेरिटरी में इंटर कर जाती है और फिर फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ बनेगी, ठीक है। तो फोर्थ वेव जो है वो वेव 1 की टेरिटरी में इंटर कर सकती है, तो हम इसको मोटिव मूव बोलेंगे कि ये जो मूव है ये मोटिव है, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से मोटिव मूव है ना। अब इसमें दो तरीके के डायगोनल पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। एक एक्सपेंडेड फ्लैट बनता है जिसमें मान लीजिए कुछ इस तरीके से बनता है वो, कि जो वेव 1 है वो शॉर्टेस्ट होती है और जो वेव थर्ड है वो बड़ी होती है और वेव फिफ्थ और ज़्यादा बड़ी होती है। कुछ इस तरीके से एक एक्सपेंडेड डायगोनल बनता है, ठीक है, एक्सपैंडिंग डायगोनल बनता है, सॉरी। ये पैटर्न मैं आपको अभी इसमें दिखा सकता हूँ। हमारी जो नेचुरल गैस का जो, ये देखिए नेचुरल गैस में 1 2 3 4 5 ये ऐसे बन रहा है ना। तो ये है एक्सपेंडिंग डायगोनल, ठीक है। इसके बाद अगर ये एक्सपेंडिंग डायगोनल है तो मार्केट को थोड़ा रिट्रेस करना चाहिए एटलीस्ट, है ना। इसमें मैं फिबोनाची टूल्स का जो यूज़ है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में। अभी फ़िलहाल अगर करंट में अगर मुझे इसको बताना है कि वैसे मैं चाहता था सेशंस को बेसिस रखना, बट ठीक है फिर भी ये बता देता हूँ। अगर ये एक्सपेंडिंग डायगोनल है और अगर इसकी फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गई है तो मार्केट को एटलीस्ट ये 38.2% तक यहाँ तक इसको आना चाहिए मार्केट को। इसलिए मैंने इसका अलार्म यहाँ पे देखिए अलर्ट लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे आना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए। मतलब कोई भी प्रकार का करेक्शन हो तो यहाँ तक तो आना चाहिए। वैसे तो यहाँ पर भी आएगा तो भी चलेगा, अगर वो एक्सट्रीम बुलिश होगा तो यहाँ से भी पलट जाएगा, बट अभी मैं फिबोनाची में नहीं जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा एडवांस्ड हो जाएगी चीज़ें। तो ये मैं हम बता रहा था कि मोटिव वेव होती है, तो मोटिव वेव में 1 2 3 4 5 होता है। ये एक्सपेंडिंग डायगोनल का पैटर्न है, ठीक है, जिसमें वेव 4 वेव 1 के अंदर घुस गई है। और लेकिन थर्ड वेव अभी आप देखेंगे तो थर्ड वेव यहाँ पे शॉर्टेस्ट नहीं है अगेन, ठीक है, क्योंकि वेव 1 छोटी है उससे, ठीक है। यानी कि वेव 1 को या फिर वेव 5 को, किसी एक वेव को वेव 3 से छोटा होना पड़ेगा हमेशा, अगर हमें 1 2 3 4 5 काउंट करना है तो, ओके। एक और होता है जो कन्वर्जिंग टाइप डायगोनल होता है, यानी कि एंडिंग डायगोनल या लीडिंग डायगोनल दोनों हो सकते हैं ये, ठीक है। और वो भी मैंने जो एक्सपेंडेड फ्लैट भी बताया वो भी एंडिंग लीडिंग दोनों में बन सकता है। आप लोग को अगर ये एटलीस्ट ये समझ में आ रहा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है मतलब उसमें। यानी कि ये वाला जो 1 2 3 4 5 है ये फिफ्थ वेव में भी बन सकता है, हायर डिग्री की फिफ्थ वेव आप लोग समझ गए होंगे, राइट। हायर डिग्री की फिफ्थ वेव में भी बन सकता है, जैसे कि एंडिंग डायगोनल पैटर्न। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, इसमें जो ब्रैकेट डिग्री की जो फिफ्थ वेव है उसके अंदर बना हुआ है ये वाला पैटर्न, यानी कि स्मॉलर डिग्री का 1 2 3 4 5 बना हुआ है।
ये कहाँ बना हुआ है, फिफ्थ वेव, इसकी लोकेशन फिफ्थ वेव है। तो ये जो डायगोनल पैटर्न्स होते हैं ना, यानी ये जो मोटे वेव में जो डायगोनल, जब वेव 4 जो है वेव 1 की टेरिटरी में घुस जाती है, तो ये वाला जो पैटर्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक मिनट पहले इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। ये मैं बना रहा था इसमें क्या, लीडिंग डायगोनल बना रहा था मैं इसमें, ठीक है। कुछ इस तरीके से होगा लीडिंग डायगोनल। ठीक है, कन्वर्जिंग टाइप लीडिंग और एंडिंग डायगोनल ये दोनों हो सकता है, कुछ इस तरीके से बनता है ये, है ना। ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इस तरीके से। तो ये कन्वर्जिंग टाइप लीडिंग डायगोनल है और एंडिंग डायगोनल है। ये डायगोनल पैटर्न वेव 1 में भी बन सकते हैं। अभी मैंने एंडिंग डायगोनल पैटर्न बोला है तो वो फिफ्थ वेव में बनेगा। और अगर मैं एडिंग की जगह इसको लीडिंग डायगोनल कर दूं, लीडिंग डायगोनल कर दूं, तो ये लीडिंग डायगोनल कहाँ बनेगा, लीडिंग डायगोनल बन सकता है वेव 1 की वेव 1 की जगह पे लीडिंग डायगोनल बन सकता है, ठीक है। यानी कि ऐसे अगर देखते हैं तो ये वेव 1, ये वेव 2, ये वेव 3, ये वेव 4, ये वेव 5। अब इसकी मैं डिग्री बढ़ा देता हूँ। तो ये अगर ये वेव 1 की पोजीशन में बना है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये लीडिंग डायगोनल है ना। ये वेव 1 की अगर पोजीशन में बना है तो हम इसको लीडिंग डायगोनल बोल सकते हैं। और अगर ये फिफ्थ वेव में बना होता तो हम इसको क्या बोलते हैं, एंडिंग डायगोनल बोल सकते हैं। और ये जो लागू होता है लीडिंग डायगोनल एंडिंग डायगोनल, ये जो नेम है ये पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर वेव 1 में बना है तो लीडिंग डायगोनल है, अगर वेव 5 में बना है तो एंडिंग डायगोनल है, राइट, सिंपल। जैसे हमने अभी पिछली वीडियो में मैंने निफ्टी के चार्ट में, डे चार्ट में बताया था, जो कोरोना वाला फॉल था वो एंडिंग डायगोनल था वो, ठीक है। और ये एक्सपेंडिंग भी हो सकता है और ये कॉन्ट्रैक्टिंग भी हो सकता है। अभी मैंने इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप दिखाया है, ठीक है। तो मोटिव वेव में ऐसा अलाउड होता है कि मोटिव वेव जो होती है उसमें डायगोनल पैटर्न्स बनते हैं और वो वेव 1 की टेरिटरी में, जो वेव 4 है, ये जो वेव 4 है ये वेव 1 की टेरिटरी में जा सकता है और फिर ये डायगोनल स्ट्रक्चर ले लेता है, ठीक है। ये हो गया मोटिव वेव का एक टाइप। अब एक और टाइप होता है मोटिव वेव में जिसको बोलते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स के भी वही रूल है कि जो सेकेंड वेव जो है वो वेव 1 की टेरिटरी को, मतलब वेव 1 को 100% रिट्रेस नहीं करेगा, ठीक है। और जो वेव 4 है, सॉरी उससे पहले एक और रूल ये है कि जो वेव 3 है वो शॉर्टेस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सेकंड रूल है और ये रूल कभी भी नहीं टूटता डायगोनल के केस में भी, है ना। मैं आपको पहले भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले। और ये जो इम्पल्स के केस में जो वेव 4 है वो वेव 1 की टेरिटरी में नहीं जाएगी, कभी नहीं जाती, ठीक है। तो ये होती है इम्पल्स। तो इम्पल्स हो या फिर डायगोनल स्ट्रक्चर हो, दोनों भी मोटिव वेव की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 की कैटेगरी में आते हैं। जब ये वेव फॉर्म होती है तो हमें ये पता चलता है कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है, ओवरऑल डायरेक्शन किस तरफ है। यानी कि अगर मान लो अभी अगर 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो चुका है तो इसके बाद हमें ये इतना मालूम है कि हाँ अभी ये ABC करेक्शन आ सकता है। और जब ABC करेक्शन कंप्लीट हो रहा होगा तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मूव को पकड़ने के लिए हम वेट करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे कि ये नेक्स्ट मूव, अब हमें ये वाला मूव पकड़ना है, राइट। तो इसके लिए यूज़ होता है ये। इसको क्यों मतलब पहचानना ज़रूरी है मोटिव वेव को, उसका रीज़न ये है, ठीक है। तो हमने 1 2 3 4 5 यानी कि मोटिव वेव को समझ लिया। मोटिव वेव में दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक डायगोनल स्ट्रक्चर में दो डायगोनल स्ट्रक्चर होता है, एक इम्पल्स स्ट्रक्चर होता है। डायगोनल स्ट्रक्चर में भी कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप डायगोनल होता है और लीडिंग टाइप एक लीडिंग टाइप डायगोनल होता है, एक एंडिंग टाइप डायगोनल होता है। अगर वेव 1 में बन जाए तो लीडिंग टाइप डायगोनल बनेगा, और अगर अगर फिफ्थ वेव में बनता है तो एंडिंग टाइप डायगोनल बनेगा। और इसमें भी डायगोनल्स के दो टाइप होते हैं, एक एक्सपेंडिंग टाइप होता है, जैसे ये वाला अगर आपको दिख रहा है तो ये एक्सपेंडिंग टाइप है, ठीक है, एक्सपेंड कर रही है जो इसकी जो ट्रेंड लाइन्स है। और एक होता है लीडिंग टाइप। अगर मैं थोड़ा फंबल कर रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी यार, थोड़ा सा हैंडल कर लेना, पर कंफ्यूज मत होना। मैं जितना हो सके मैं ईजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद आते हैं करेक्टिव पैटर्न्स। तो करेक्टिव पैटर्न्स दो टाइप के होते हैं। सिंपल, अगर हम सिंपल करेक्टिव पैटर्न्स की बात करें, तो 3 टाइप के करेक्टिव पैटर्न्स होते हैं। पहला होता है फ्लैट, ठीक है, ये फ्लैट है। फ्लैट को हम शैलो करेक्शन भी बोलते हैं या साइडवेज करेक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये फ्लैट होता है।
ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास जिगजैग होता है। जिगजैग कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे बनता है जिगजैग। और जिगजैग मोस्टली डीप करेक्शन होते हैं। जैसे अगर फ्लैट करेक्शन इतना आएगा तो डीप करेक्शन थोड़ा ज़्यादा आएगा। जैसे कोरोना का जो बॉटम था, जो कोरोना में जो फॉल था वो जिगजैग करेक्शन था, ठीक है, यानी कि डीप करेक्शन था वो, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है, ठीक है। अभी इस पे जो इसकी जो वेव्स होती हैं फ्लैट स्ट्रक्चर की, वो 3 3 ऐसे होती हैं, देखना, 1 2 3 और 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से होती हैं। यानी कि 3 3 और 5, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो ये ऐसे दिखेगा आप लोगों को। यानी कि जो जिगजैग करेक्शन है वो ऐसे दिखता है, ठीक है। यानी 3 ABC 3 ABC 3 AB 1 2 3 4 5, तो 3 3 5 ये ऐसे बनता है ये करेक्शन, ठीक है। फ्लैट करेक्शन है इसका नाम जिगजैग है। तो जिगजैग कैसे बनता है, 1 2 3 4 5 में फॉल होता है मार्केट इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5, फिर ये बोलेगा ABC यानी कि 3, और फिर एक और बनेगा 1 2 3 4 5। यानी कि अगर आप कभी भी फ्लैट करेक्शन काउंट कर रहे हो तो उसकी सी वेव एटलीस्ट 5 वेव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होनी चाहिए। 5 वेव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब क्या, कि ये एंडिंग डायगोनल भी बन सकता है इस तरीके से, है ना। ऐसे ये एंडिंग डायगोनल भी बन सकता है, और ये इस तरीके से, और एक्सपैंडिंग डायगोनल भी बन सकता है, कॉन्ट्रैक्टिंग भी बन सकता है, एक्सपैंडिंग भी बन सकता है। और जब सी वेव में बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एंडिंग डायगोनल बोलेंगे, ठीक है। और अगर ए वेव में बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको लीडिंग डायगोनल बोलेंगे। अगेन लीडिंग डायगोनल और एंडिंग डायगोनल दोनों ही कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप भी हो सकते हैं और एक्सपैंडिंग टाइप भी हो सकते हैं। जैसे इस केस में मेरा ये एक्सपैंडिंग टाइप है, थोड़ा सा ये एक्सपैंड कर रहा है ना। इस तरीके से भी बन सकते हैं। तो ये पैटर्न्स लिटरली मतलब मार्केट में बनते हैं। अगर जैसे इसको हम एज अ एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग डायगोनल भी ले सकते हैं, अगर हम इसको लेना चाहें तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही एक एक्सपेंडिंग डायगोनल भी ले सकते हैं इसको, है ना। तो ये होता है, ठीक है। तो अभी हमने फ्लैट करेक्शन पढ़ लिया है ना। उसके अलावा जिगजैग करेक्शन पढ़ा है, फ्लैट करेक्शन पढ़ा है। एक और करेक्शन होता है जिसको कहते हैं ट्राइंगल, ठीक है, ABCDE, ठीक है, ऐसे ट्राइंगल होता है। तो इसमें 5 स्टेप्स होते हैं लेकिन सारे साइडवेज होते हैं, ठीक है। और इसकी जो सब वेव्स होती हैं वो भी ऐसे होती हैं, 3 3 3 के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया था, एक मिनट बता देता हूँ। ये देखो ऐसे होती है ये, है ना। मैं उसमें बनाऊँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ऐसे होती है, यानी कि 3 3 3 3 3 3, ठीक है, ABC 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 ABC, ठीक है। तो ऐसे करके ये ट्राइंगुलर वेव होती हैं, ठीक है। अभी मैं जा सकता हूँ वैसे, अभी जो इनका जो टाइप है, मतलब कि किसका, जिगजैग का तो एक ही टाइप होता है, फ्लैट के 3 टाइप होते हैं, और ट्राइंगल के भी 6 टाइप होते हैं टोटल, ठीक है। 6 टाइप ऐसे होते हैं। अगर ये बुलिश के 3 टाइप होते हैं, बेरिश के 3 टाइप होते हैं। अगर आप 3 टाइप पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर बेरिश साइड में बन रहा है तो बेरिश ट्राइंगल के 3 टाइप्स हो जाएंगे, और अगर बुलिश साइड में बन रहा है तो बुलिश साइड के 3 टाइप्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अगर अभी जैसे इसको बनाया है तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप बनाया है, यानी कि जो एक आइडियल सिनेरियो होता है ये वो वाला ट्राइंगल है, ठीक है। बाकी अपना बैरियर ट्राइंगल भी होता है इस तरीके से। अगर उसकी एजेस, सॉरी, ऐसे, अगर ये बुलिश है तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा, इस तरीके से। यानी कि एज जो है वो इसकी एक साइड की जो होती है वो पैरेलल होती है, और जिस तरफ पैरेलल होती है वो उसी तरफ मार्केट जो है वो ऐसे ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, ठीक है। मान लो मार्केट यहाँ से इधर से आ रहा था, और ये मान लो ये लार्जर डिग्री की ये थर्ड वेव है और ये लार्जर डिग्री की फोर्थ वेव है, तो ये फिफ्थ वेव यहाँ पे आएगी, ठीक है, लार्जर डिग्री की। बाकी ये फोर्थ वेव में बन सकता है। और ये कहाँ कहाँ बन सकता है, अपने बी में भी बन सकता है। ये जो बी वेव है ना यहाँ पे, इसको मैं एक बार ऐसे कर देता हूँ, ABC, इसकी डिग्री बढ़ा देता हूँ और इसको बढ़ा देता हूँ। तो ये जो बी वेव है ना, ये बी वेव में भी बन सकता है ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ऐसे ही। तो एक बैरियर ट्राइंगल होता है, एक एक्सपेंडिंग ट्राइंगल भी होता है जो ऐसे एक्सपेंड करता है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको एक्सपेंड करते हुए दिख जाएगा, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। ये भी एक ट्राइंगल है, ठीक है।
तो एक्सपेंडिंग ट्राइंगल भी ए बी सी डी के फॉर्म में, ABCDE के फॉर्म में आपको दिखते हुए मिलेगा, ठीक है। एक और होता है रनिंग ट्राइंगल होता है। रनिंग ट्राइंगल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक सेकेंड। अभी हम एकदम से वैसे ट्राइंगल के स्ट्रक्चर में चले गए तो थोड़ा टफ पड़ सकता है वो लोगों को, ठीक है। रनिंग ट्राइंगल आई थिंक मेरे को मन कर रहा है मैं इसको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। वैसे बता सकता हूँ, रनिंग ट्राइंगल कुछ इस तरीके से होता है अपनी, हाँ, ऐसे होता है कि जो थर्ड वेव है ना, थर्ड वेव के टॉप के ऊपर निकल जाता है ये, और जो ए वेव है वो कुछ इस तरीके से दिखती है और बी वेव ऐसी दिखती है, मतलब कि बी वेव ऊपर बन रही होती है हमेशा। और ये कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप भी इस तरीके से हो सकता है, रनिंग ट्राइंगल मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप भी हो सकता है। ये दोनों जो है वो इस पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, इन दोनों पे, ठीक है। अगर थर्ड वेव यहाँ कंप्लीट हुई और ये ऊपर ही बन रहा है मान लो ये ट्राइंगल, तो ये हम इसको रनिंग ट्राइंगल बोलेंगे। रनिंग ट्राइंगल भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप या एक्सपेंडिंग टाइप दोनों बनेगा, ठीक है। तो ट्राइंगल के अभी 3 टाइप बताया मैंने। एक बैरियर ट्राइंगल बताया जिसमें ऐसा मतलब ऐसा रहता है वो, है ना, बैरियर ट्राइंगल कुछ इस तरीके से रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, और ये ऐसे रहेगा, है ना। बैरियर ट्राइंगल ऐसे रहता है। एक कॉन्ट्रैक्टिव टाइप जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ये वाला, ये देखो, एक बैरियर ट्राइंगल है और ये एक एक्सपेंडिंग ट्राइंगल है। ये 3 ही टाइप होते हैं। अगर ये बुल में बन रहा है तो इसको बुल टाइप के 3 टाइप हो गए, और बियर में बन रहा है तो 3 टाइप बियर के हो गए, है ना। तो 6 टाइप होते हैं वैसे तो, बट आप 3 टाइप ही होते हैं, आप ये समझिए कि 3 टाइप के ही ट्राइंगल होते हैं, ठीक है। अब फ्लैट का पढ़ते हैं। तो ये फ्लैट में 3 टाइप के फ्लैट होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के फ्लैट कौन से होते हैं? एक होता है रेगुलर फ्लैट। रेगुलर फ्लैट कैसे बनता है कि एकदम एग्जैक्ट कुछ इस तरीके से बनता है रेगुलर फ्लैट, ठीक है। मतलब कि बी उसको परफेक्टली ए वेव के जो स्टार्टिंग है उसको कवर कर ले, और सी वेव भी जो है वो बी ए वेव के जो एंड है उसको कवर करके मार्केट फिर इस तरीके से ऊपर निकल जाए, ठीक है, ऐसे। तो ये होगा। और ये कौन सी वेव है? जो लार्जर डिग्री की वेव कौन सी होगी? ये मान लो ये 0 है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और अभी थर्ड वेव पे मान लीजिए हम हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं इसकी वेव्स को गायब कर देता हूँ। हाँ, तो ऐसे मान लो भी फर्स्ट वेव है, तो ये सेकंड वेव में मान लो बनी है हमारी जो फ्लैट स्ट्रक्चर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको रेगुलर फ्लैट बोलेंगे, ठीक है। यानी कि सी वेव जो है वो ए वेव के बॉटम पे एकदम ख़त्म हो गई, बी वेव भी यहाँ तक आ गई, ठीक है। तो ये रेगुलर फ्लैट है। अब ये गड़बड़ क्या होता है अगर ये इसके ऊपर चला जाए, यानी वेव 1 की टेरिटरी या फिर वेव 3 की भी टेरिटरी, ये वेव 4 के पोजीशन में भी बन सकता है। अभी वेव सेकंड है ना यहाँ पे, तो वेव सेकंड की जगह ये वेव 4 हो सकता है, ये वेव 3 हो और ये वेव 4 हो, लास्ट 5 वेव आ रही है ऊपर की तरफ, तो ये वेव 4 में भी बन सकता है, ठीक है। अब अगर ये इसके ऊपर निकल जाए, बी वेव अगर ऊपर निकल जाए, तो हम इस केस में इस फ्लैट को हम बोलने लगते हैं एक्सपेंडेड फ्लैट, ठीक है। अब एक्सपेंडेड फ्लैट के भी 2 टाइप होते हैं। अगर सी वेव जो है वो ए वेव के एंड के पहले ही ख़त्म हो जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रनिंग फ्लैट बोलेंगे। एक्सपेंडेड फ्लैट है, लेकिन एक्सपेंडेड फ्लैट में कौन सा टाइप है? रनिंग फ्लैट है, ठीक है। और अगर ये वेव नीचे ख़त्म होती है तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे? इसको एक्सपेंडेड फ्लैट ही बोलेंगे हम, ठीक है। तो एक इसका टाइप आ गया रनिंग फ्लैट, यानी कि जब सी वेव यहीं ख़त्म हो जाए और यहाँ से मार्केट भाग जाए ऊपर, ठीक है। और अगर ये वेव नीचे ख़त्म होती है तो इसको एक्सपेंडेड फ्लैट बोलते हैं, ठीक है। अभी इसका एक एग्जांपल यहाँ पर है निफ्टी में। ये जो भाग है ना, ये देखो, ये है एक्सपेंडेड फ्लैट, सॉरी, रनिंग फ्लैट है ये, है ना। रनिंग फ्लैट देखो, सी वेव जो है वो नीचे ही आ गई, है ना, तो ये रनिंग फ्लैट है। अब इसका क्या है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो वेव सी है वो आपकी 5 वेव्स में कंप्लीट हो रही हो, इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है हमेशा। मतलब जब भी अगर आप काउंट कर रहे हैं तो जो सी वेव है वो ऐसे उसके या तो उसका डायगोनल स्ट्रक्चर होना चाहिए या फिर एटलीस्ट सीधा उसमें इम्पल्स नेचर आपको दिखना चाहिए, 1 2 3 4 5 आपको दिखने चाहिए। अगर वो नहीं दिख रहे हैं इसका मतलब वो कोई दूसरा पैटर्न है,
ठीक है, ऐसा आपको दिखना चाहिए एटलीस्ट। आप इन दोनों में अगर आप ध्यान नहीं भी दे रहे हैं, मान लो ये 3 3 आपको दिख रहा है, ए बी सी कुछ दिख रहा है, ये भी 3 3 स्टेप दिख रहा है, या फिर ये ट्राइंगल दिख रहा है, बट एटलीस्ट आपको जो सी वेव है ये 5 वेव स्ट्रक्चर में दिखनी चाहिए। तो एक एक्सपेंडेड फ्लैट हो गया, एक रनिंग फ्लैट हो गया। रनिंग फ्लैट ऐसा दिखता है, ठीक है, इधर आता है, ठीक है। तो फ्लैट के भी हमने समझ लिया, इसके अलावा हमने ट्राइंगल समझ लिया कि ट्राइंगल 3 टाइप के होते हैं, फ्लैट समझ लिया है, और जिगजैग पैटर्न समझ लिया। अब एक पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स करेक्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स करेक्टिव स्ट्रक्चर्स आप पहले तो ऐसे समझना, मान लो ये एक बड़ा स्ट्रक्चर बनने वाला था, ठीक है, ये बड़ा स्ट्रक्चर बनने वाला था। अब जैसे ये ए बी सी है, ठीक है, अगर ये मान लो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनने वाला था, बट ये ऐसे ए बी सी की जगह, अब ये ए बी सी कैसे होता, 5 3 5 में होता है ना, और कैसे होता 5 3 5 ही होता। पर मान लो अगर ये 5 3 5 इसका जो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं ये भी 5 3 5 नहीं है, पर रादर देन ये भी एक अपने आप में एक फ्लैट है, ऐसा एक छोटा सा फ्लैट बनाया मान लो इसने, ये एक छोटा फ्लैट है, ठीक है। अब ये एक छोटा फ्लैट बनाया, उसके बाद एक कनेक्टिंग वेव इसने एक बना ली, कनेक्टिंग वेव ऐसी कुछ, एक कनेक्टिंग वेव इसको इसने कनेक्ट कर दिया, और फिर उसके बाद मान लो इसने एक जिगजैग बना दिया ऐसे, ठीक है, और ये ए वेव इधर आ गई, ठीक है। तो अब आप इस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, एक फ्लैट है इसमें और एक जिगजैग है, जैसे ये जिगजैग हमने पढ़ा ना, ये वाला 5 3 5 वाला, 5 3 5, ये 5 3 5 एक जिगजैग पढ़ा है। तो वैसे ही मान लो ये एक फ्लैट है, ये अपने आप में एक ये बहुत बड़ा फ्लैट है, ठीक है, बट अभी मान लो मार्केट इधर पर ही है, इतना ही है, यहाँ तक है, ये जो मेरा क्रॉसओवर दिख रहा है ना, अभी मार्केट मान लो ये मार्केट अभी यहीं तक डेवलप हुआ है, पर इसका वेव की जो डिग्री है वो तो बहुत बड़ी है ना। वेव की डिग्री मान लो कुछ ऐसी है कि ये 1 2 3 4 5, तो इतना ही बड़ा हमें करेक्शन उसी हिसाब से दिखना चाहिए था, 3 स्टेप्स हमें उस हिसाब से दिखनी चाहिए थे, फिर ये ए होना चाहिए था। बट ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना रहा है मार्केट, मान लीजिए, ठीक है। तो इस छोटे छोटे स्ट्रक्चर में एक ये फ्लैट है, फिर एक कनेक्टिंग वेव है, और फिर ये एक और जिगजैग बन गया मान लो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है, एक फ्लैट और एक जिगजैग बन गया, या फिर 2 जिगजैग बन गए छोटे छोटे, मान लो ये एक 2 जिगजैग में कन्वर्ट हो गया ऐसे, फिर एक ये कनेक्टिंग वेव इधर आई, और फिर ये 2 जिगजैग में मान लो ऐसे कन्वर्ट हो गया, तो फिर आप इसको क्या बोलेंगे, तो ये कहला रहा है जब 2 कॉम्बिनेशन या 3 कॉम्बिनेशन होते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर के या फिर जिगजैग स्ट्रक्चर के, तो हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स करेक्टिव स्ट्रक्चर्स। और उन वेव्स को फिर मैं इसकी डिग्री छोटी कर देता हूँ, उन वेव्स को हम फिर WXY से डिनोट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये होता है WXY स्ट्रक्चर्स। आपको इंटरनेट में इवन अगर आप वो बुक मैंने जो रिकमेंड करी है रॉबर्ट प्रेस्टर की, द वेव प्रिंसिपल की टू मार्केट बिहेवियर, आप इसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, ये वाली बुक है, वो मैं बता देता हूँ, द वेव प्रिंसिपल, बुक बाय राल्फ एल्सन एलियट, नहीं यार सॉरी, ये वाली वेव प्रिंसिपल की टू मार्केट, एलियट वेव प्रिंसिपल की टू मार्केट बिहेवियर, सॉरी हाँ, एलियट वेव प्रिंसिपल की टू मार्केट, आप ये बुक पढ़िए। तो इस बुक में भी इतने अच्छे से, जैसा अभी मैं बता रहा हूँ, इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है इस बुक में, ठीक है। ये आप पढ़ोगे तो आप ज़रूर नोटिस करोगे, ठीक है। तो यही फ़र्क होता है थोड़ा, अगर आपने प्रैक्टिकल आपको नॉलेज रहता है ना, तो इस वजह से। तो अभी मान लो अब ये ABC है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, W बोलूँगा। फिर ये जो कनेक्टिंग वेव है, एक ये कनेक्टिंग वेव, अब ये कनेक्टिंग वेव कुछ भी हो सकती है, ये ट्राइंगल भी हो सकती है, जैसे B वेव ट्राइंगल होती है वैसे ये ट्राइंगल भी हो सकती है, ये फ्लैट स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ये जिगजैग स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और ये X वेव बनेगी और ये Y वेव बनेगी, आप इसको ऐसे डिनोट करोगे, ठीक है। और हो सकता है ये जो X वेव है थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब इसके लेवल की डिग्री दिखनी चाहिए हमें, ये जो पैटर्न है ना ये वाला, इसी पैटर्न के लेवल की डिग्री हमें यहाँ पे दिखनी चाहिए, तो कुछ इस लेवल पे हो, मतलब अगर हम इसको फिबोनाची अगर हम लगाएं तो एटलीस्ट ये 61.8% मान लो यहाँ पे रिट्रेस कर रही है, तो मैं इसको डिनोट कर दूंगा ये X वेव है और इसका प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका है, एटलीस्ट हम ये बोल सकते हैं, है ना। तो ये X वेव कुछ ऐसी, तो हम अब इस सिनेरियो में हम यूज़ करना शुरू करते हैं ये जो है WXY स्ट्रक्चर। अब ये WXY स्ट्रक्चर के बाद ये क्या हो सकता है, अभी तो देखो इतनी बड़ी वेव थी ये, है ना, इतनी बड़ी वेव है, इसको तो अभी अपना करेक्शन कंप्लीट करना है। ये इतनी बड़ी वेव का, जैसे मान लो अगर ये वेव, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ,
अगर मैं इतनी बड़ी वेव है और बड़ी वेव है मान लो ये, है ना, बड़ी भी है, प्राइस वाइज भी मान लो थोड़ी बड़ी वेव है, अगर ये अच्छी बड़ी वेव है तो इसका क्या इतना छोटा सा करेक्शन होगा क्या? वैसे तो अभी फोर्थ वेव तक आ गई है, मान लो मैं और थोड़ा या तो मैं इसको छोटा कर दूँ, इनको मैं और छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ। अभी भी फ्लैट स्ट्रक्चर ही है लेकिन थोड़ा छोटा है, ठीक है। आप अच्छे से समझना इनको तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ा सा रिपीट करके भी देख सकते हैं अगर वीडियो को देखना है अगर आप लोगों को तो। ये एक्स वेव स्ट्रक्चर है, ये ए बी सी है, अगेन ये जिगजैग है। अब आप ये देखो कि इतना छोटा सा करेक्शन हुआ है ना। बताता हूँ एक सेकेंड। इसके लिए ना आप एक काम करना, हमेशा अगर हो सके तो बॉक्सेस यूज़ करना है इस तरीके से, तो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। तो ये बॉक्स मैंने लिया, इसको मैंने कंट्रोल V दबाया और फिर मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो आप एक बात बताइए, इसने एक तो आधा टाइम भी नहीं लिया है, ठीक है, इस करेक्शन का, WXY करेक्शन का आधा टाइम भी नहीं लिया है इसने, है ना। और ऊपर से ये अभी प्राइस वाइज भी इसमें कुछ करेक्शन हुआ नहीं। अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो ये 23% हुआ है। इसका मतलब ये कि हो सकता है ये भी और थोड़ा बहुत यहाँ टाइम पास करे उसके बाद ऊपर निकल जाए, पर हो सकता है भी इसमें थोड़ा सा और नीचे का जो मूव है वो पेंडिंग है और यहाँ पे नीचे नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस वजह से अभी हो सकता है ये जो स्ट्रक्चर बना है ये वाला, ये स्ट्रक्चर अभी इसका जो करेक्शन है यानी सेकेंड वेव का, ये जो लार्जर डिग्री की, इस डिग्री की जो वेव है ये वाली, इसका मैं डिग्री चेंज कर देता हूँ, हाँ। तो ये जो वेव है सेकेंड वेव, ये अभी थोड़ा और एक्सटेंड करेगी, ऐसा हो सकता है, राइट। अब ये जो ए वेव है, मान लो ये अभी मान लेते हैं कि ये ए वेव है, ठीक है। अब इसके आगे इसको और एक्सटेंड करना है अभी इस करेक्शन को, तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि अभी ये इसके बाद यहाँ से एक और ABC चालू हो और ये एक फ्लैट करेक्शन इस तरीके से बना ले। यानी कि जो हमारी जो ए वेव है, ए वेव हमारी एज अ कॉम्प्लेक्स करेक्शन थी, लेकिन जो हमारा ओवरऑल करेक्शन था वो फ्लैट करेक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यानी एक सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। तो क्या ये ऐसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है। आपको ये मतलब माइंड में रखना है कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर आपको दिख गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारे ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखते रहेंगे। कैसे? जैसे मैं इसका मार्कर ले लेता हूँ कि आपको अब ये भी पूरा ABCX ABC और ये अब बन जाएगा आपका एक्स वेव। ऐसे नहीं होगा कि ये एक्स वेव होगा फिर आपको फिर से ABC दिखेगा, फिर एक्स वेव कनेक्टिंग वेव दिखेगी और ABC दिखेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है फिर ये आपका बन जाएगा Y। ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी भी पॉसिबिलिटी है और इसकी भी पॉसिबिलिटी है। किसकी पॉसिबिलिटी है? बी वेव की। इसलिए जब भी मार्केट अगर जब ये स्ट्रक्चर इतना बन गया है और अगर आपको लग रहा है कि यार ये अभी और इसमें करेक्शन बाकी है, तो आपको इसको अभी ट्रेड करने का नहीं सोचना है। पहली चीज़ तो आप ये नहीं मानोगे कि भाई यहाँ पे वाई मतलब सेकेंड वेव ख़त्म हो चुकी है और अब मेरी थर्ड वेव चालू है। क्यों भाई? अभी ये आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ ना। पर इसमें प्राइस वाइज इसका करेक्शन, अगर प्राइस वाइज 61.8% अगर इसका प्राइस वाइज करेक्शन हो जाता है तो भी ठीक है, बट इसमें प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हुआ है और इसमें टाइम वाइज भी करेक्शन नहीं हुआ। आधा तो एटलीस्ट होना चाहिए, आइडियली इसको इतना ही करेक्ट करना चाहिए, बट आधा तो एटलीस्ट हो जाता, पर ये भी नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? तो ये जो अभी ये जो अपमूव है ऊपर की तरफ, ये इम्पल्स नहीं होगा। ये अगर आपको इम्पल्स दिख रहा है तो फिर एक अलग बात है, बट ये मोस्ट प्रोबेबली एक बी वेव स्ट्रक्चर बनाएगा या फिर ये एक एक्स वेव स्ट्रक्चर बनाएगा। यानी कि ये बी वेव भी बना सकता है और एक्स वेव भी बना सकता है। अगर ये एक्स वेव बनाएगा तो कैसे दिखेगा आपको? ये ऐसे दिखेगा। इसकी जो डिग्री है वो मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। सॉरी, इसकी डिग्री जो है वो भी बी वेव वाली है ना, हाँ। तो बी वेव जैसी होगी वैसी ये एक्स वेव होगी। तो बी वेव कैसी होगी? ABC सिंपल आपको दिख जाएगी, ठीक है। एक्स वेव कैसी होगी? वो भी आपको ABC सिंपल, एक्स वेव जो है वो भी आपको ABC सिंपल स्ट्रक्चर में दिख सकती है ना, लार्जर डिग्री की। और ये भी हो सकता है कि जो एक्स वेव है वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाए, यानी कि इसके अंदर भी WXY स्ट्रक्चर हो। और जैसा भी हम इस यहाँ पे आए हैं ABC के फॉर्म में आए हैं, एक्स आए हैं फिर ABC के फॉर्म में आए, वैसा ही हो सकता है ये भी हम ABC जाएँ फिर एक्स जाएँ फिर ABC जाएँ एक्स जाएँ। जो एकदम वेरी चॉपी मार्केट जो होता है ना, वो इस तरीके से होता है।
वो ऐसे दिखता है इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे पहले मैं इसको एज अ कॉम्प्लेक्स करेक्टिव स्ट्रक्चर ही काउंट कर रहा था, लेकिन जब ये थोड़ा सा इसमें एक्सपेंडेड फ्लैट वाला एक्सपेंडिंग डायगोनल वाला जो इसमें शेप आ गया, तो फिर उससे फिर हमने समझ लिया कि नहीं, ये एक सिंपल करेक्टिव स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, बट सिंपल करेक्टिव स्ट्रक्चर आप देखो ना, इतना जैसे आप ये देखो, ये 1 2 3 4 5 हमने काउंट किया है, तो इसका क्या इतना छोटा करेक्शन होगा क्या? ABC एक फ्लैट करेक्शन बनाने के बाद ये ख़त्म हो गया? नहीं, इसका भी करेक्शन अभी भी चल रहा है, इसका करेक्शन, राइट। और इसके बाद वही हुआ, अभी अगर किसी ने यहाँ पे देखा होता कि 1 2 3 4 5 इसने बना लिया, अब तो इसने एक इम्पल्स स्टार्ट कर दिए, 1 यहाँ पे 1 काउंट करूँगा, यहाँ 2 काउंट करूँगा, यहाँ 3 काउंट करूँगा और ये ऊपर जाएगा, या 3 अभी भी इसकी जा रही है, पर ऐसा नहीं, उसने AB से स्ट्रक्चर बनाने के बाद देखो वो नीचे आ गया वापस दोबारा से। इसका मतलब वैसे ही अभी क्या है, ये एक ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, फिर ये एक अपना जिगजैग स्ट्रक्चर है, और अभी फिर ये एक जिगजैग स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशंस को अभी हम क्या बोलेंगे? इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे WXY स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे एक क्वेश्चन है, अगर ये सीधा 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर में अगर ये सीधा गिर जाता ऐसे, तो क्या इसको WXY स्ट्रक्चर बोलते? हम नहीं बोलते, फिर हम इसको क्या बोलते? सिंपल फ्लैट स्ट्रक्चर बोलते। फ्लैट स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसे होता है फ्लैट स्ट्रक्चर, A यानी ये B और ये C यहाँ कहीं पे या फिर यहाँ पे। बट इसने क्या किया? क्या आप इसको काउंट कर पा रहे हैं 1 2 3 4 5? मैं इसको काउंट नहीं कर पा रहा हूँ एज अ 1 2 3 4 5। मैं एक 1 2 3 4 5 देख रहा हूँ, पर वो एज अ क्या है? एक्सपेंडिंग डायगोनल है ये। बट ये एक्सपेंडिंग डायगोनल अगर है और मार्केट को यहीं से पलट जाना चाहिए था, राइट, यहीं से पलट जाना चाहिए था इसको, क्योंकि ये ABC इसने कंप्लीट कर लेता है यहाँ पे, तो हाँ ये हो सकता था, ये पॉसिबिलिटी थी, यहीं से ये घूम जाता। बट इसने क्या किया? एक बार ऊपर गया और उसके बाद वापस यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर इसने दूसरा बना रहा है। इसका मतलब ये कि एक और जिगजैग यहाँ पे आने वाला है, और जब एक और जिगजैग आएगा तो प्राइजेज हो सकता है इवन ये एक हो, अब ये प्राइजेज जो है वो यहाँ नीचे तक जाए। ठीक है, उस मतलब कि ये क्या है? ये X वेव है, ये मेरी W वेव है, ये X है, और अभी हम Y वेव में हैं। तो Y वेव कैसी होती है? ABC, यानी कि ये 1 2 3 4 5 ABC, और फिर हमें एक और 1 2 3 4 5 नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। तो अगर हमें इसको शॉर्ट करना है तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये रिकमेंडेशन नहीं है वैसे, तो EURUSD में आप ट्रेड कैसे करोगे, तो ये समझने के लिए मैं आपको एनालिसिस के बेसिस, मतलब एनालिसिस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी हमने आज 1 2 3 4 5 देखा, मोटिव वेव देखा, डायगोनल देखा, एक्सपेंडिंग डायगोनल देखा, लीडिंग डायगोनल देखा, एंडिंग डायगोनल देखा, और कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप यानी एक्सपेंडिंग टाइप और कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप डायगोनल देखे, फिर हमने ट्राइंगल्स भी देखे, फिर हमने रनिंग फ्लैट देखा, एक्सपेंडेड फ्लैट देखा और रेगुलर फ्लैट देखा। इसके साथ में हमने कॉम्प्लेक्स करेक्टिव स्ट्रक्चर्स भी देखे। ठीक है, एक और कॉम्प्लेक्स करेक्टिव स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है, ये तो मैंने एकदम एक मतलब कॉम्प्लिकेटेड उसमें बता दिया कि जैसे भाई साहब आपको मैंने क्या बताया अभी आपको कि अगर ये वेव A है, ये वेव B है, लेकिन जो C वेव है मुझे वो C वेव जो है वो 1 2 3 4 5 के फॉर्म में मुझे नहीं दिख रही है, ये मुझे कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ही दिख रही है कुछ इस तरीके से, तो मैं उसको क्या करूँगा? Y डिनोट करूँगा, है ना। ये मैंने आपको बताया। अब एक सिनेरियो और ये हो सकता है कि ये जो वेव है, ये जो B वेव है, ये B वेव ये यहाँ तक नहीं आएगी, या फिर ये जो X वेव है वो भी यहाँ तक नहीं आएगी। X वेव क्या कर सकती है? X वेव चाहे तो यहाँ से भी पलट सकती है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो X वेव तो यहाँ पे भी डिलीट आ सकती है। तो अगर आपको कोई ऐसा करेक्शन दिखे जो कि 1 2 3 4 5 आप काउंट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप 1 2 3 4 5 आप काउंट नहीं कर पा रहे हो, है ना, और उस सिचुएशन में मार्केट फिर ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है, बट वो फिर से बताता हूँ मैं आपको, रियली सॉरी, ठीक है, आई एम सॉरी, हाँ मैं फंबल कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा क्या है, एकदम प्लान्ड नहीं है ये, तो बस जो आउट ऑफ द माइंड है मैं सीधा डायरेक्ट बोल रहा हूँ ना, तो इसीलिए। तो अगर ये 1 2 3 है और ये 1 2 3 ऊपर की तरफ फिर से गया, लेकिन इसने इसको 90% रिट्रेस नहीं किया। ठीक है, कैसे? इस तरीके से बताता हूँ मैं आपको।
1 2 3 ये है, और 1 2 3 ये, सॉरी ABC ये है, ABC ये है, ठीक है। बट इसका जो रिट्रेसमेंट है वो 90% नहीं है, ठीक है। 90% नहीं है, मार्केट यहीं से पलट गया। तो अब आप श्योर हो सकते हो कि ये क्या है, ये WXY स्ट्रक्चर है, ये और ये है ना, ये एक WXY स्ट्रक्चर है। ऐसे आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये क्या हो सकता है, WXY स्ट्रक्चर, यानी कि जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है ABCX ABC, वैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे भी आएगा। यानी कि कैसा आएगा, मान लो फ्लैट बन गया ABC, एक फ्लैट बना, उसके बाद फिर एक कनेक्टिंग वेव आई, उसके बाद फिर एक जिगजैग बन गया, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि ये एक, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। या फिर हाँ, ये हो सकता है कि ये एक जिगजैग पहले बनाए, फिर एक्स बनाए और एक और जिगजैग बना दे, तो उस केस में इसको डबल जिगजैग बोलते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है। एक ये हो सकता है कि ये जिगजैग पहले बनाए, फिर एक एक्स वेव बने, एक्स वेव कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ट्राइंगल भी हो सकती है। उसके बाद फिर से एक और जिगजैग बना ले, तो ये डबल जिगजैग हो गया ना, ये तो मैंने बता दिया आपको। बाकी एक और ये जिगजैग बनाए, छोटी डिग्री का जिगजैग बनाए, फिर एक ये एक्स बनाए, और उसके बाद फिर ये ऐसे करके एक फ्लैट करेक्शन बनाए, और फिर मार्केट ऊपर निकल जाए, यानी ये जो वाई वेव है ये यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो वाई वेव जो है वो इटसेल्फ कैन बी अ कॉम्प्लेक्स करेक्शन, कॉम्प्लेक्स करेक्शन, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर आप लोगों को समझ में आई होगी, तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन क्या होते हैं, बड़े करेक्शन को कंप्लीट करने के लिए छोटे छोटे पैटर्न्स को कंबाइन करके मार्केट करेक्ट करता है, उसको कॉम्प्लेक्स करेक्शन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स करेक्टिव स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर इसको वाई बनाना था, उसने क्या किया, एक फ्लैट करेक्शन यूज़ किया, फिर एक एक्स वेव यूज़ किया, और फिर उसके बाद फिर एक जिगजैग बना दिया। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, ठीक है। अब एक चीज़ और ये है कि जो एक्स वेव है उसमें ट्राइंगल बन सकता है ना। ये तो मैंने आपको बताया कि ये जो ABCD ऐसे ही एक ट्राइंगल बन सकता है ना। ट्राइंगल कभी कभी लीडिंग डायगोनल एंडिंग डायगोनल जैसे भी दिखते हैं, ठीक है। बाकी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसके लिए तैयार रहना है, ठीक है। और एक चीज़ और ये भी है कि जो वाई वेव है, वाई वेव भी इटसेल्फ एक ट्राइंगल बन सकती है, ABCDE ऐसे भी बन सकती है, एक ट्राइंगल बना देगी। और जब भी अगर वाई वेव अगर एक ट्राइंगल बनेगी, तो फिर इसका मतलब ये है कि अब मार्केट अपना जो करेक्शन है उसको ख़त्म करने वाला है, और आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। इसका ज़रूर ध्यान रखना है ना। वाई वेव भी एक ट्राइंगल बन सकती है, ठीक है। तो अभी तक ये करेक्टिव कॉम्प्लेक्स करेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, मैंने ये भी कंप्लीट कर दिया, फ्लैट कंप्लीट कर दिया है, जिगजैग कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। जो भी रूल्स हैं वो भी मैंने आप लोगों को, जो वेव एनालिसिस के जो रूल्स हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अभी इसका एक इम्प्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो मैं एक थ्योरी बता रहा था ना आप लोगों को, जैसे देखो इतना बड़ा करेक्शन, इतना बड़ा ये इम्पल्स या मोटिव है, सॉरी दिस इज़ नॉट एन इम्पल्स, ये एक लीडिंग डायगोनल है, ठीक है। वेव 1 में बना है तो ये लीडिंग डायगोनल है, मैं भी इसको एज अ लीडिंग डायगोनल की तरह देख रहा हूँ, क्योंकि ये वेव 1 में बना हुआ है। इसको आप लार्जर डिग्री की वेव 1 भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये इतना बड़ा एक मोटिव मूव है, तो इसका क्या, जब मार्केट यहाँ पे था और जब मार्केट ये 1 2 3 4 5 बनाने के बाद ये करेक्ट कर रहा था, तो आप बताओ कि इतने बड़े मूव का ये जो मूव है, ठीक है, इतना बड़ा मूव है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो क्या ये इतने बड़े मूव का क्या इतना छोटा करेक्शन यहाँ पे हो सकता है, ये इतने बड़ा मूव है, ये इतना बड़ा बॉक्स बना हुआ है, तो क्या ये तो मतलब इसका जो टाइम आधा है उसका आधा का आधा भी नहीं है ना। और अगर हम फिबोनाची से इसको रिट्रेस करें तो ये 61.8% तक आया है, तो एक पॉसिबिलिटी है, बट फिर भी टाइम वाइज इसका कुछ भी करेक्शन नहीं हुआ है। तो मैंने यही सोचा है कि नहीं, ये अभी इसका करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। जब यहाँ पे था ना ये मार्केट, और ये 1 2 3 4 5 ऊपर की तरफ आना चुका था, तो मैं ये चीज़ श्योर था कि यहाँ पे ये एक्चुअली एक बी वेव है या फिर ये एक्स वेव है ना। अब वही अभी हमने जो पढ़ा था यहाँ पे कि अगर ये एक, इसने क्या बनाया, ABC, ठीक है, उसके बाद फिर ये ABC एक और है, बट ये ABC क्या यहाँ तक आई, क्या यहाँ तक आई, नहीं आई। 90 डिग्री इसका जो 90 डिग्री बोल रहा है, आई एम सॉरी, इसका जो 90% जो रिट्रेसमेंट है, क्या ये हुआ है,
क्या ये 90% रिट्रेसमेंट हुआ? नहीं हुआ। तो ये तो एज अ फ्लैट करेक्शन क्वालिफाई नहीं कर रहा। अगर ये 90% रिट्रेस होता तो फिर मैं एक एक्सपेक्ट करता कि एटलीस्ट एक सी वेव आ सकती है नीचे की तरफ, 1 2 3 4 5 ऐसे आ सकती है, राइट? इतना मूव हमें मिलता, लेकिन ये तो यहाँ तक आया ही नहीं, ये तो इससे पहले ही घूम गया। तो मैं इसको क्या डेजिनेट करूँगा? क्या मैं इसको कॉम्प्लेक्स करेक्शन बोलूँ, या मैं इसको जिगजैग बोलूँ, या मैं इसको फ्लैट बोलूँ? पर जिगजैग तो मैं बोल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो काउंट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 काउंट नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं इसको क्या बोलूँ? तो मैं इसको बोलूँगा W X एंड Y। इसको मैं ऐसे बोलूँगा W, दिस इज़ X एंड दिस इज़ Y। और एक और हो सकता है एक और वेव होती है यहाँ पे जो कि एक और X बन जाती है, और एक लास्ट वेव एक और आती Z वेव। ठीक है, तो अभी हम एकदम से वैसे कॉम्प्लेक्स करेक्टिव स्ट्रक्चर में चले गए। आप लोगों को मुझे थोड़ा सिंपल स्ट्रक्चर बताना चाहिए था पहले, सिंपल जिगजैग बताना चाहिए था प्रैक्टिकली। जिगजैग के बाद आपको फ्लैट बताना चाहिए था, सिंपल फ्लैट, और फिर उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स करेक्टिव स्ट्रक्चर में लाना चाहिए था, बट माय बैड, कोई बात नहीं। बाकी आपको अगर देखना है तो यहाँ पे भी आपको एक सिंपल जिगजैग दिख जाएगा। ठीक है, ये सिंपल जिगजैग है, 1 2 3 4 5, ये बना A, लार्जर डिग्री का A, उसके बाद ये बना B, उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 इसने किया है, तो ये बना है C। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर हम यहाँ कहीं पे हमने एंड किया है 4 को, तो ये इम्पल्स का भी रूल इसमें ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, और ये 5, ठीक है, नीचे की तरफ। ये एक्चुअली थोड़ा सा इसका गलत डिनोटिंग है, इस तरीके से बनी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, इसमें थर्ड वेव शॉर्टेस्ट नहीं है। ठीक है, और आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा इसको ना मतलब एडजस्ट करके हमें करना पड़ रहा है, राइट? तो वेव एनालिसिस आपको एकदम हमेशा बुकिश डेफिनेशंस हमेशा कभी नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा फिट करना पड़ेगा और आपकी आईज़ को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये एक 5-3-5 यानी कि एक सिंपल जिगजैग करेक्शन है जो कि वाई वेव में फॉर्म हुआ है। ठीक है, ऑल्दो ये पूरा ये ऐसे भी हो सकता था, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। ये क्या है, ये छोटे छोटे करेक्शंस पैटर्न्स को यूज़ कर रहा है मार्केट नीचे आने के लिए। ये ऐसे भी हो सकता था, मैं आपको बताता हूँ। ये A, ये B और ये C, इस तरीके से भी मार्केट आ सकता था, एक्ट कर सकता था नीचे की तरफ। ठीक है, बट इसने क्या किया, मतलब ये जो ABC है ये किस फॉर्म में होते? ये होते 1 2 3 4 5, फिर ABC, और फिर 1 2 3 4 5, यानी कि 5-3-5 स्ट्रक्चर में मार्केट नीचे आ सकता था। पर उसने सिंपल स्ट्रक्चर चूज़ करने की जगह कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स उसने यूज़ किया है। तो यही आप लोगों को बताना था। इस एग्जांपल में हम समझ सकते हैं कि मार्केट ने कैसे छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको यूज़ किया है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये जिगजैग है, 1 2 3 4 5 ABC, उसके बाद 1 2 3 4 5 भी आप इसको काउंट कर सकते हो। तो एक इम्पल्स मूव आपको अलग ही दिख जाता है। अगर इम्पल्स है तो अलग ही दिख जाता है, आपको डायगोनल में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़े से अलग टाइप के दिखते हैं वो। बाकी 5-3-5 यानी कि जिगजैग, देन इट इज़ अ फ्लैट, सॉरी ये भी एक हाँ ये भी जिगजैग है, तो ये भी एक और जिगजैग है, ये भी थर्ड जिगजैग है, तो W भी जिगजैग है, इसमें X भी जिगजैग है, इसमें Y भी जिगजैग है। और फिर Y वेव के बाद हो सकता है इसने, बहुत रेयर होता है कि Z वेव के बाद जो ये जो Z वेव है, सॉरी X वेव ये बनेगी, उसके बाद ये जो Z वेव है ये भी एक डबल जिगजैग हो। अगर ये सॉरी ये भी एक जिगजैग हो, अगर ये एक जिगजैग हो जाती तो फिर हम इसको ट्रिपल जिगजैग बोलते, 1 जिगजैग, सेकेंड जिगजैग एंड थर्ड जिगजैग। ठीक है, बट अभी जितना मुझे समझ में आ रहा है, देखो इसमें 1 2 3 4 5 ऑलरेडी ये कवर कर चुका है, इसका मतलब ये मार्केट अभी बुलिश है यहाँ से, है ना? अभी अब देखो, अब एक और चीज़ आप देखो कि अगर ये इसका जो ये जो इम्पल्स है, ये इतना बड़ा इम्पल्स है, राइट? ये देखो, ये इसका जो इम्पल्स है, ये 1 2 3 4 5, अगर ये इतना बड़ा इम्पल्स है तो क्या इसका करेक्शन इतना छोटा सा होना चाहिए? ये क्या इसका करेक्शन इतना छोटा होना चाहिए? तो आंसर है नहीं, है ना? मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये अगर इसका जो स्ट्रक्चर है, क्या ये इतना छोटा होना चाहिए? ये इतना बड़ा मूव है, इम्पल्स मूव है, तो क्या इसका स्ट्रक्चर इतना छोटा सा होगा? आप कंपेयर करके देखो, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ये वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर की। इसका मतलब ये जो मूव आया है ये फंसाने के लिए आया है लोगों को। अभी ये स्ट्रक्चर अभी मतलब ये अभी रिट्रेस करेगा ये मार्केट। ठीक है, अभी इसको बाय करने का टाइम नहीं है। लोगों ने यहीं पे, अगर आपने इसको मूव को पकड़ लिया होगा 1 2 3 4 5 में, ये भी देखो एक लीडिंग डायगोनल बना है,
आपको वेव एनालिसिस मतलब हर जगह दिख जाएगा यार, ये इतना कमाल का एनालिसिस है ना। प्रिंसिपल हमेशा काम करता है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 आपको हमेशा दिख जाएगा। तो ये 1 है, 2 है, जैसे आपकी 1 बनी, आपने जब ये करेक्शन करना स्टार्ट किया, आपने बाय करा, आपने एस एल कहाँ का लगाना है, एस एल आपको लगाना है इसके नीचे का, क्योंकि जो सेकेंड वेव है वो कभी भी वेव 1 से नीचे नहीं जाती, आपको पता है ना। तो यहाँ पे आपने बाय किया है या फिर यहाँ पे आपने बाय किया, आप बैठे रहे, उसके बाद फिर आपको ये इस मूव से आपने मान लो यहाँ कहीं पे भी अगर आपने बाय किया, ठीक है, तो इस मूव से आपको इतना बड़ा टारगेट मिला है ना, 30%। आपको रेशियो बनी 2:1 की आपको ट्रेड बनी है, ठीक है, 1:2 की ट्रेड बनी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से मार्केट में मतलब आप बैठ सकते हैं। अब अगर आपने एक 5 वेव स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे बाय कर लिया है, ठीक है, और तो आप अगर इस रिस्ट्रेट यहाँ पे आपका अगर 5 वे स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ तो आप यहाँ पे बुक कर लीजिए प्रॉफिट, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा और नीचे आने दीजिए, मान लो मार्केट आया, इतने नीचे आया, कितना आया ये 50 एटलीस्ट ये 31.8% तक तो फिर से आना चाहिए, है ना। तो आप ये वेट करो, थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है, एक आध बार ये जैसे ही नीचे आएगा आप यहाँ पे फिर से बाय कर लो, आप यहाँ पे बाय कर लो, और फिर आप नेक्स्ट राइड आप कर सकते हो, राइट। और आपका टारगेट क्या होगा, मैं टारगेट भी आपको बता देता हूँ। टारगेट होगा जहाँ से ये इसकी जो वेव, ये वाली जो करेक्शन है, ये वाला, ठीक है, ये जो करेक्शन है, ये जहाँ से भी ख़त्म होगा, ये यहाँ से ख़त्म होगा, यहाँ से ख़त्म होगा, या फिर और नीचे से ख़त्म होगा, वहीं से आप इसका एटलीस्ट आप इसको इक्वल आप टारगेट ले सकते हो इसका, राइट। ये इसका यानी कि यहाँ पे टारगेट आप ले सकते हो। तो आपने मान लो अब आपने बाय किया, आपने यहाँ कहीं पे बाय किया, आपने यहाँ सेल किया, ठीक है, 25% आपको फिर मिला, आप फिर नीचे आए, उसके बाद फिर आपने यहाँ कहीं पे आपने बाय किया, मार्केट मान लो यहाँ तक आपके नीचे गया, लेकिन उसके बाद फिर आपको ये ऊपर का मूव दे देगा। बट आपको ये श्योर करना है कि ये जो मूव है ये एक करेक्टिव स्ट्रक्चर है, राइट। अगर करेक्टिव स्ट्रक्चर है तो आपको एक इम्पल्स मूव अलग ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब ये करेक्टिव स्ट्रक्चर तो दिख ही रहा है ना, क्योंकि ये अगर ये वेव 1 है ऐसी, ये वेव 1 है तो वेव सेकंड तो इसके बियॉन्ड जा ही नहीं सकती, तो ये एक करेक्टिव स्ट्रक्चर तो दिख रहा है। और थोड़ा अगर ये कुछ ऐसे अजीब से मूव बना दे तो, और मतलब ओवरलैपिंग अगर ये मूव बना दे तो आप श्योर हो जाओगे कि ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है। तो आप बिल्कुल डेफिनेटली आप इसको नीचे इस लेवल पे, जहाँ यहाँ कहीं पे और थोड़े नीचे लेवल पे आप बाय कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। मैंने आपको थोड़ा ट्रेड करने का तरीका भी बता दिया, मैं इस पे और चीज़ें शेयर करूँगा अभी, ठीक है। बाकी एसएल आपका यही बॉटम पे होना चाहिए, मतलब वेव 1 के बॉटम पे आपको हमेशा अपना एसएल रखना है, क्योंकि वहीं पे होगा कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर देगा अगर ये सी नीचे गया तो इसका मतलब कि वो हिट नहीं करेगा अगर आप सही हो। तो अगर आपका अकाउंट सही है और अभी प्रोबेबिलिटी में आपने ट्रेड ली है, अगर आपका अकाउंट गलत नहीं है तो आपकी ट्रेड मोस्ट प्रोबेबली सही जानी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमने जो फिर से बता देता हूँ, जो सिंपल मैंने आपको जो रूल्स बताए पहले, ठीक है, कि एक रूल ये भी था कि वेव 1 के को 100% रिट्रेस नहीं कर सकती वेव सेकेंड। थर्ड रूल, एक और रूल था, सेकेंड रूल, नॉट थर्ड रूल, सेकेंड रूल ये था कि जो वेव थर्ड है वो हमेशा शॉर्टेस्ट नहीं होगी, लॉन्गेस्ट नहीं होगी, इसकी गारंटी नहीं, बट शॉर्टेस्ट नहीं होगी, ठीक है। और जो थर्ड रूल है वो ये कि जो जो फोर्थ वेव है वो वेव 1 की टेरिटरी में अगर एंटर करेगी और फिर वेव 5 बना रही है तो या तो वो डायगोनल स्ट्रक्चर है, पर अगर वो वेव 1 की टेरिटरी में एंटर नहीं कर रही है इसका मतलब वो एक इम्पल्स स्ट्रक्चर है। तो दोनों केस में जो हमारा जो आउटकम है वो ये है कि ये जो है एक एक्चुअली में बड़ी वेव बना रहा है मार्केट, मतलब 1 2 3 या तो 1 2 3 4 5 बना रहा है या फिर ABC बना रहा है। अगर दोनों भी केस में है तो जैसे मान लीजिए A B और C, ठीक है। तो अगर ये ऐसे भी बना रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर ये A वेव भी है, 1 2 3 5 आपने काउंट कर लिया, अगर ये A वेव भी है तो A वेव का आप बॉक्स ले सकते हो, और जहाँ पे भी आपकी B वेव ख़त्म हो उसके ऊपर का भी है ना, मेरे को रोल नहीं करने दे रहा है इस साइड में, तो एक सेकेंड में कोशिश करता हूँ, हाँ ठीक है।
तो एटलीस्ट आप इसके ऊपर तक का तो आप टारगेट ले सकते हो। तो आप यहाँ कहीं पे बाय करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 आपका कंप्लीट हो गया, आप यहाँ कहीं पे बाय करेंगे और आपका एसएल होगा नीचे और आपका टारगेट होगा ऊपर। ये किस केस में? सी केस में, ए बी सी के केस में। अगर ये 1 2 3 वेव है, ठीक है, अगर ये 1 2 3 वेव है तो फिर आपको इतना नहीं मिलेगा, आपको बॉक्स से काफ़ी ऊपर मिलेगा वो टारगेट। और फिर आप, अगर आपने बॉटम में बाय कर लिया तो आप क्यों बेचोगे? अगर आपने कोई स्टॉक बाय करा है तो आप मत बेचिए उसको, एज ए इन्वेस्टेड आप रहिए उसमें, जब तक आपको ये नहीं लगता कि नहीं इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है। मान लो आपको हायर डिग्री में 1 2 3 4 5 नीचे की तरफ अगर आपको दिखने लगे, ठीक है, जो कि जिगजैग स्ट्रक्चर के नीचे नहीं, मतलब जो उसमें नहीं आने चाहिए, नहीं इंक्लूड होने चाहिए, तो फिर आप उस सिचुएशन में, या फिर आपको ये लगता है मान लो कि आपका जो एक बड़े लेवल का जो करेक्शन है वो मान लो कंप्लीट हो गया है, आई एम सॉरी, जो बड़े लेवल का जो इम्पल्स है वो कंप्लीट हो गया, बड़े लेवल का जो काउंट है वो कंप्लीट हो गया, तो फिर आप उसमें इन्वेस्टेड नहीं रहोगे, आप फिर तब आप निकालोगे, राइट। फॉर एग्जांपल मान लो अभी निफ्टी में अगर ये 1 2 3 4 5 अगर ये है, ठीक है, जब ये कंप्लीट कर लेगा ये अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे, यानी कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, अगर ये अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप बाय तो नहीं करोगे एटलीस्ट, ठीक है। हो सकता है कोई सेल भी करे, अगर इसमें ये एंडिंग डायगोनल स्ट्रक्चर मुझे बनता हुआ दिख जाएगा जैसे कोरोना के टाइम पे बना था, तो मैं इसको सेल भी कर सकता हूँ, ठीक है। बट एटलीस्ट आप बाय तो नहीं करोगे ना यहाँ पे, तो आपको ये तो पता है ना कि आप बाय नहीं करना है अब यहाँ पे, ये बहुत ऊपर आ चुका है जब ये यहाँ पे होगा, राइट। और आपको अभी पता है कि हाँ इसको बाय करना है क्योंकि ये वेव 5 है, वेव 5 में तो आप इन्वेस्ट तो कर सकते हो ना। फ्यूचर के लॉट पे हाँ ठीक है, आपको एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट आपको परसेंटेज डिसाइड करने पड़ेंगे, आपको एसएल डिसाइड करना पड़ेगा, बट जो अगर फिफ्थ वेव के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर ये ट्राइंगल भी बना रही है ना, अगर ये ए है, ये बी है, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, सॉरी, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, पर आप अगर इन्वेस्टर हो तो आप तो कहीं भी यहाँ पे बाय कर सकते हो, आपको फिफ्थ वेव वाला मूव ज़रूर मिलेगा, है ना। तो आपको परसेंटेज वाइज तो आपको अच्छा खासा आपको बन जाएगा ना यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ 20% 30% तो आप ले सकते हो फिर इसमें, एटलीस्ट 30,000 तक तो टारगेट आएगा ना इसका। तो आप ऐसे इसको अप्लाई करना है। और जितना भी है अभी मैंने बता दिया है, इसके अलावा फेबोनाची की गाइडलाइंस हैं, चैनलिंग है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। बाकी आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। और भाई 1 घंटे का लेक्चर हो गया ये, बट अगर ये लेक्चर कोई देखता है तो उसको एटलीस्ट बेसिक्स तो समझ में आ जाएंगे वेव प्रिंसिपल के, जो एलिट वेव प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे एक्चुअल में मार्केट चल रहा है, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और भाई इसी को सीखो, इसी को अप्लाई करो, बाकी चीज़ें ठीक हैं कभी करती हैं, मूविंग एवरेजेस हो गए, आरएसआई हो गए, ऐसा नहीं काम नहीं करती। अगर आप स्क्रीन के सामने 10 साल तक बैठे रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो मार्केट में समझ में आने ही लगेगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि मतलब विदाउट दिस वेव प्रिंसिपल वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, मतलब वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। तो आपको अगर उतनी मेहनत नहीं करनी तो आप एटलीस्ट इतनी मेहनत कर लीजिए इसमें कि आपको ये बनने लगे, आपको ये समझ में आने लगा कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड किस तरफ है, राइट। यहाँ पे जब मार्केट था ना बॉटम में, तो लोग डरने लगे थे, मतलब न्यूज़ें ऐसी आने लगी थी कि लगातार कंटिन्यू गिर रहा है, 6वां महीना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक। पर आप वेव एनालिसिस जानते तो आपको मालूम है कि यार बाय करना है यहाँ पे, तो है ना। क्यों बाय करना है भाई? आप यहाँ पे लगा लो, फेबोनाची लगा लो एक, है ना, तो 38.1% आया, आप यहाँ पे बाय कर लो। देखो आपने बॉटम पे बाय करा होता अगर आपने 31.8% लगाया। तो ये ऐसा नहीं कि मतलब मैं डिसाइड करके बैठा हूँ कि मैं आप लोगों को ये बताऊँगा, ये तो चीज़ें दिख रही है ना, मतलब मुझे सिंपली, राइट। आपने यहाँ लगाया होता, आपका एसएल कहाँ पे होता? एसएल होता आपका 61.8%, और आपका टारगेट कहाँ पे होता? आपका टारगेट होता एटलीस्ट ये 30,000 40,000 30,000 31,000, ये आपका टारगेट होता। तो आपने 13% का एसएल होता आपका, और आपके 30-40% आपका टारगेट होता। तो 1:, आई थिंक ये 1:4 1:3 की ट्रेड तो यहाँ पे बनी रही है। आप निफ्टी 20 लेके अब बाय करके बैठ सकते थे, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। बाकी और भी वीडियोस बनाऊंगा आगे जाके अगर टाइम मिलता है तो। और अगर अभी तक आप लोगों ने देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। बाकी मैं इसीलिए ये वीडियोस कर रहा हूँ, अभी मेरा जो सोल पर्पस है वो ये कि यार मुझे जो नॉलेज देना है, जो इंटरनेट पे यूट्यूब पे होना चाहिए, वो नॉलेज एटलीस्ट लोगों के पास हो, उन्हें पता हो कि भाई एक्चुअल में कौन सी चीज़ है जो भाई साहब काम कर रही है मार्केट में, है ना।
तो ये एटलीस्ट आप लोगों को पता हो। बाकी लोग तो कुछ भी बताते हैं, आप लोगों को आइडिया है 3 हरी कैंडल्स कंटिन्यू बन जाएँ तो बाय कर लो, है ना। 3 कैंडल्स ब्लैक बन जाएँ तो इसका मतलब ये है, वो है, इंट्राडे वगैरह पता नहीं क्या-क्या बताते हैं लोग। तो आप वो चीज़ आप फॉलो मत करिए, ठीक है? और बस सीखते रहिए, ठीक है? पढ़िए वो बुक जो मैंने बताई है, ये वाली एलियट वेव की तो मार्केट बिहेवियर, आप इसको पढ़िए और ऑल द बेस्ट।